गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया पाठ संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको संधि का अर्थ पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि संधि क्या होता है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जैसे सुरेंद्र, सुर प्लस को बच्चों हिंदी में उसको जमा भी कहते हैं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र। इसमें प्रथम शब्द सुर के अंतिम वर्ण र व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तब उसमें से र के साथ अ स्वर भी छिपा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में उसके साथ स्वर होता ही होता है। इसके बाद दूसरा शब्द इंद्र का प्रथम वर्ण ई के मेल से यानी जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए वर्ण ए का निर्माण हुआ है। इस प्रकार सुर जमा या उसको प्लस कह सकते हैं, सुर प्लस इंद्र का संधि करने पर शब्द बना सुरेंद्र। इस प्रकार बच्चों दो वर्णों मतलब अक्षर, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, यहाँ पर इसको जब हम लोगों ने मैंने अलग किया तो हिम प्लस आलय, यहाँ हिम प्लस आलय दो शब्द हो गए। दोनों अलग अलग करने पर ये जब इसका जोड़ किए तो हिमालय शब्द बना और अलग करने पर हिम प्लस आलय बन गया। सुखार्थ, सुख प्लस अर्थ। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर शब्दों को अलग किया जा रहा है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने के बाद अर्थात उसको अलग करने के बाद उनके दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हिम जमा आलय या हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, अर्थात हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। तो बच्चों, हमें संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकले। आइए अब हम संधि के भेदों को जानें। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। बच्चों, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला संधि है स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा आप देख लीजिए। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें केवल स्वर जैसे अ, आ, ई, आपको पता है कि स्वर 11 होते हैं, इन्हीं वर्णों का सिर्फ मेल होता है। व्यंजन संधि जैसे क, ख, ग, ग, आपको पता है कि 33 व्यंजन होता है आदि, सिर्फ इसमें केवल स्वर का ही मेल होता है। इसमें केवल स्वर से ही मतलब होता है, व्यंजन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। स्वर संधि में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा ऊ से आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा ऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो बच्चों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ह्रस्व का क्या मतलब होता है। ह्रस्व का मतलब है अ, छोटी ई, छोटा ऊ।
और दीर्घ का मतलब होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आदि। बच्चों, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिसको बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी कि अ, छोटी ई और छोटा ऊ बोलने से ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। इस शब्द में परम का अंतिम वर्ण म यानी कि उसके साथ अ छिपा हुआ है, अ स्वर छिपा हुआ है, और अर्थ का प्रथम वर्ण अ दोनों ही ह्रस्व हैं, परंतु दोनों के मेल से दीर्घ आ का निर्माण हुआ है। इससे शब्द बना माँ, इसलिए यह दीर्घ संधि है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि परमार्थ, आपने यहाँ देखा परम प्लस अर्थ यानी इसका वो निकला शब्द परमार्थ। इसके कुछ और उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे वेद प्लस अंत, वेदांत। इसमें वेद का अंतिम वर्ण द यानी उसके साथ अ स्वर छिपा हुआ है, और अंत का पहला वर्ण अ दोनों ह्रस्व स्वर को मिलाकर दीर्घ आ बना है। बच्चों, दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि यह किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अ प्लस अ आ ही होता है, और अ प्लस आ ये भी आ ही होता है। आ प्लस अ रहेगा तब भी आ ही होता है, आ प्लस आ रहेगा तब भी आ ही होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। इसमें मुनि का अंतिम वर्ण नी है, जिसपे छोटी नौ है, जिसपे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, जिससे नी हो गया है, और इंद्र का पहला वर्ण ई दोनों ह्रस्व स्वर को मिलाकर दीर्घ ई बना है। इसी तरह से बच्चों गिरी प्लस ईस, गिरीश। इसमें देखिए गिरी में छोटी ई और बड़ी ईस में बड़ी ई मिलाकर के बड़ी ई बन गया है। नारी में नारी प्लस इंदु, नारिंदु। नारी में ई बड़ी ई है और प्लस इंदु में छोटी ई है, और उसको मिला करके बराबर करके क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है। नदी में बड़ी ई है और प्लस ईस में भी बड़ी ई है। नदी प्लस ईस मिला करके बना है नदीस, और नदी में बड़ी ई, ईस में भी बड़ी ई प्लस ई मिला करके बड़ी ई बना है। अब बड़ा ऊ को भी हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, सूक्ति। इसमें सु का छोटा ऊ का छोटा ऊ बराबर दोनों मिलकर के, दो ह्रस्व मिलकर के क्या बन गया है, दीर्घ बड़ा ऊ बन गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं लघु प्लस ऊर्मी। लघु छोटा ऊ, लघु में छोटा ऊ रहेगा, फिर ऊर्मी बड़ा ऊ रहेगा। अब देखिए लघु का छोटा ऊ और ऊर्मी का बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह से है भू प्लस ऊर्जा। भू में भी बड़ा ऊ है और ऊर्जा भी ऊ में भी बड़ा ऊ है, तो भू का बड़ा ऊ ऊर्जा का ऊ का पहला ऊ जो बड़ा ऊ है दोनों मिला करके दीर्घ बड़ा ऊ बन गया है। बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घ संधि में छोटा ई, बड़ा ई भी मिला करके बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला करके भी बड़ा ऊ, और अ मिल के भी बड़ा आ बन जाता है। मतलब किसी भी कंडीशन में ये बड़ा ही बनेगा। बच्चों, कैसे दीर्घ संधि को देखते ही हम उसको पहचान जाएं, तो इसके लिए आप जिस शब्दों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आए
तो उसको हम जैसे विद्यालय, विद्या, या बड़ा आ की मात्रा आया है, आ की मात्रा है, विद्या में आ की मात्रा है, तो ये दीर्घ संधि है। इसमें आ गया है। नदीस, इसमें द पे बड़ी ई की मात्रा लगा है, नदीस बड़ी ई है, तो हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं। लघुर में बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें इसको भी पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। अब आप ये जान लीजिए कि आ, बड़ा बड़ी ई, बड़ा ऊ जिन शब्दों में रहे वह क्या है, दीर्घ संधि है। तो बच्चों, दीर्घ संधि क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।